तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे उस शख्स की जिसका काम और प्रोफेशन उसका, और जिस तरीके से उसकी इन्वॉल्वमेंट अंडरवर्ल्ड के साथ रही, दोनों को मिला के कहा जाए तो उसका सरनेम बराबर उसके नाम के साथ मेल खाता था। उसका नाम था डिब्बेवाला। पूरा नाम रफ़ीक डिब्बेवाला, लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड और पुलिस फोर्स उसे जिस नाम से जानती थी वो नाम था हरीश ठाकुर। हरीश ठाकुर, थोड़ा आपको लगता होगा सुना सुनाया नाम है जी। अपने आप को उस आदमी ने बहुत सालों तक उस ज़माने के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट डॉन और कॉन्ट्रैक्ट किलर सुभाष सिंह ठाकुर का छोटा भाई बताया था। छोटा शकील गैंग हो, अबू सलेम हो, छोटा राजन हो, अमर नायक हो, अरुण गवली हो, या फिर सुभाष ठाकुर और उसका साथी श्याम सुंदर गिरक्कापट्टी, श्याम किशोर, कोई भी गैंगस्टर होने दो, सबके लिए एक शख्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था, उसी का नाम था रफ़ीक डिब्बेवाला, एलियास दूसरा नाम हरीश ठाकुर। और देखिए, इतने सालों तक वो आदमी सब गैंगस्टर के सामने ऑपरेट करता रहा, पुलिस के सामने अपना धंधा करता रहा, लेकिन कभी भी किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। सांता क्रूज वेस्ट में रहने वाला ये रफ़ीक शुरुआती दिनों में टच में आता है कालिया एंथनी के, जो बहुत कम लोग जानते हैं। कालिया एंथनी को बार बार जेल जाना पड़ता था, बहुत सी दुश्मनियाँ थी, और उसी चक्कर में उसको जेल में खाना वाना पहुँचाना, उसका ख्याल रखना, वो काम करता था रफ़ीक डब्बावाला। उसके बाद कालिया एंथनी के साथ जो साथी थे सुभाष सिंह ठाकुर, हमने एक एपिसोड बनाया था, आपको बताया था कि सुभाष सिंह ठाकुर और गिरक्कापट्टी का गुरु सिर्फ कालिया एंथनी था। तो उसके साथ साथ इसके रिश्ते बनते बढ़ते गए सुभाष सिंह ठाकुर और गिरक्कापट्टी के साथ। और ये दोनों लोग बहुत सालों तक मुंबई के बाहर से ऑपरेट करते थे, मुंबई में रह के नहीं करते। काम मुंबई में करते थे, रहते थे अपने अलग-अलग जगह पे, कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी नेपाल, कभी कहीं, कभी अहमदाबाद, कभी गोवा, कभी बेंगलोर, लेकिन उनके एक फ़ोन से जो काम आगे करना होता था वो करता था रफ़ीक डिब्बेवाला। अब इसका नाम डिब्बेवाला क्यों पड़ा वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने जिन लोगों ने मुंबई नहीं देखा, वहाँ पे एक डिब्बे वालों की बहुत बड़ी जमात है, और वो लोग ज़्यादातर कोल्हापुर शोलापुर साइड के हैं। बड़े लंबे तकड़े, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एक साइकिल पे टिफ़िन लेके घरों में लोग सुबह जो घर में खाना वाना बनता है वो एक टिफ़िन बॉक्स में बंद करते हैं। उसके बाद एक गोल डब्बा होता है जो ऊपर से एक ही उसका ढक्कन होता है, उसमें डाल के उस डब्बे के ऊपर उनके कोड वर्ड में उनका अपनी भाषा में लिखा होता है कि ये डब्बा किसका है और किसको पहुंचाना है। तो एक ज़माना था जब मुंबई में ये डिब्बे वाले बहुत ही ज़रूरी भी थे, वाइटल थे, और बहुत मशहूर भी थे। और ये खाना आपके घर से ले जाके सही वक्त पे सही आदमी को वो उसका टिफ़िन बॉक्स मिल जाता था उसके दोपहर का खाना खाने। और ये आदमी बहुत लंबा लकड़ी का एक बॉक्स, उसके अंदर दर्जनों टिफ़िन बॉक्स होते थे, वो अपने सर पे उठा के
क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे भागते थे और लोकल ट्रेन का जो लगेज कंपार्टमेंट होता है उसमें रख के हर स्टेशन के जंक्शन पे अपने डेस्टिनेशन पे वो डब्बे पहुंचाते थे। अब मुझे याद है एक बार जो भी डिग्नेटरी उन दिनों मुंबई में आते थे, वो इंग्लैंड का किंग हो या इटली का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी, उनकी एक मुलाकात डब्बे वालों से करवाई जाती थी। बहुत बड़ा उनका नेटवर्क था और काम करने का तरीका और टाइम की पाबंदी, समय पे डब्बा उठाना और समय पे डिलीवर करना, ये उनकी खूबसूरती थी। टाइम पूरा उसी ट्रेडिशन में पैदा हुआ रफीक डिब्बे वाला, उसी तरह लोगों का पेट पालता रहा जैसे वो हजारों डिब्बे वाले काम करते। अब फर्क इतना था कि वो लोग बड़े बड़े ऑफिस में, हाई राइज अपार्टमेंट में अपना खाना पहुंचाते थे और रफीक डिब्बे वाला ये जेल में खाना पहुंचाता था। मुझे छोटा राजन के एक खास आदमी जो बहुत सालों से उसके साथ काम कर रहा था, आजकल तो बेचारा एक तरीके से आउट ऑफ जॉब है, कोई काम धंधा भी नहीं है, उसका कहना था कि एक ज़माने में रफीक डिब्बे वाला छोटा राजन के जो गुर्गे आर्थर रोड जेल में बंद थे उनके लिए 70 लोगों को खाना खिलाने का काम करता था और वो डिब्बा अंदर जाता था। अब दोस्तों इसी तरह से उसने छोटा शकील के साथ काम शुरू किया था, डी कंपनी के साथ। उनके लोग जो जेल में बंद थे उनको खाना देना डिब्बे में डाल के, वो काम करता था। उसके बाद सुभाष सिंह ठाकुर के साथ मैंने कहा, काली एंथनी के साथ, और जो भी गैंगस्टर उसको ऑर्डर दे देते थे, क्योंकि जब आप एक गैंग का खाना सप्लाई करते हो तो जेल वालों से आपकी सेटिंग भी हो जाती है, पैसे का लेन देन क्या करना है, कैसे सब लोगों को खाना मिले। हालांकि पूरी पेमेंट तो गैंग वाले करते हैं जेल स्टाफ को फैसिलिटीज़ लेने के लिए, लेकिन अहम रोल इसका होता है क्योंकि अगर खाने में कोई गड़बड़ हो गई तो खाने वाला मरेगा और जिसका वो आदमी था वो आपको मार डालेगा। या आपने अपने डब्बे में किसी के कहने से या किसी से डर के खाने के अलावा और सामान पहुंचा दिया जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, ब्लेड, उस्तरा, चाकू, या कोई आजकल के ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, या कोई ड्रग, कोई सिगरेट पैकेट, इस किस्म का सामान भी तो डिब्बे वाला पहुंचा सकता है ना, जिसका रोज़ का काम है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कड़ी होती है कैदियों की और जेल स्टाफ के बीच की। कैदी गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए, जेल स्टाफ पुलिस के साथ मिला हुआ और सरकार का काम करने वाले लोग, तो ये दोनों के बीच में कड़ी है तो ये खाने वाला। और उसमें से खाना आपको मालूम है, जब कैदियों के लिए खाना जाता है तो साथ में कुछ जेल के स्टाफर्स के लिए भी खाना जाता था, वो भी खुश रहते थे। पैसा गैंगस्टर देते थे, खाना जेल का स्टाफ खा लेता था फ्री में। खैर, तो एक अहमियत इस आदमी की बन गई। अब इस आदमी का जो इसका एक बहुत बड़ा एक इसका प्लस पॉइंट था कि जो हुलिया बदलने में मास्टर था। वो आदमी कभी तो पजामा कुर्ता पहन के सर पे महाराष्ट्रियन टोपी लेके, गांधी टोपी जैसी जो होती है, ये टिपिकल डब्बे वाला बन जाता था। कभी गोल टोपी लेके और दूसरी किस्म का पैजामा पहन के मुसलमान जैसा लगता था, और कभी धोती पहन के, लंबा कुर्ता पहन के, मुंह में पान लगा के ये यूपी बिहार वाला बन जाता था, और कभी सफारी सूट पहन के ये गोवा वाला क्रिश्चियन भी बन जाता था। इतने रूप बदलता था और हर ड्रेस उसको सूट करती थी। और इतने क्रिमिनल के टच में रहते हुए
बड़े बड़े गैंगस्टर से डायरेक्ट बात करते हुए उसका माइंड भी वो क्रिमिनल सांचे में ढलता चला गया। अब उस इनके साथ बहुत काम किया इसने। अब देखिए ये काम करते करते अंडरवर्ल्ड ने इसको कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया। एक मेहनती आदमी जो अपने घर से खाना बिला के डब्बों में डाल के जेल में जाता था, टैक्सी में भर के, टेम्पो में भर के, फिर वापस बर्तन लाता था, धोता था, फिर दूसरे समय का खाना बनाता था, फिर सप्लाई करता था। अब उस आदमी को जब उसकी सेवाओं के लिए इजी मनी मिलनी शुरू हो गई तो उसने उसका पूरा फायदा उठाया। अब इसकी जो एक डिलीवरी बॉय की एक जो इमेज बन गई थी, खाना देना भी एक डिलीवरी बॉय का काम होता है, तो इसको अंडरवर्ल्ड वालों ने अपनी खंडनी का पैसा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि रफीक भाई जब आप जेल से वापस आओगे तो फलां दुकान से आपको कुछ आदमी पैसे देगा, वो लेके आ जाना हमारे लिए, हमारे फलाने आदमी को दे देना। तो खाने के साथ साथ ये आदमी जो फिरौती के पैसे, प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी, जो समझौते करवाने का पैसा, इस किस्म के चीज़ें भी उन्हीं डब्बों में डाल के अपने आकाओं तक पहुंचाना शुरू कर दिया। तो एक लेवल, स्टेटस इसका बदल गया। सिर्फ खाने वाले से ऊपर उठ के ये पैसे का बड़ा लेन देन भी करने लगा, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी के बिना कोई रास्ता भी नहीं था। अगर उसमें गड़बड़ हो जाती तो पहली गोली इसको लगती। लेकिन पूरे सर्कल में इसका नाम रफीक भाई नहीं पता था किसी को, सब लोग इसको हरीश ठाकुर कहते थे। तो सब लोगों में ठाकुर साहब हो रही, और सबको पता था कि ये सुभाष सिंह ठाकुर का छोटा भाई है। ये बात मार्केट में फैला दी गई, लेकिन जो बड़े लोग थे उनको तो मालूम था। छोटे लेवल पे लोगों के लिए सुभाष सिंह ठाकुर बहुत बड़ा नाम था, और उसका भाई होना उतना ही बड़ा काम था। तो ये कारोबार इसका उस नाम के साथ साथ चलता रहा। उसके साथ कभी कभी जब गैंगस्टरों को हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने होते थे तो भी ये डब्बे वाले का साथ मांगा जाता था, और ये अपने तरीके से बिना पकड़े जाने के वो काम कर देता था। लेकिन अचानक एक बड़ा कांड हो जाता है। अबू सलीम मुंबई में अंधेरी में ऑफिस है, उनका फैक्ट्री भी है मुंबई के पास, मिल्टन प्लास्टिक्स। आपने एक ज़माने में देखा होगा टिफिन बॉक्सेस मिल्टन के आते थे, प्लास्टिक की प्लेट, कप मिल्टन की, जो अपने कैसरोल होते हैं या फ्लास्क आती थी मिल्टन की कुर्सियाँ, स्टूल, ये भी आते थे। प्लास्टिक का सामान, हिंदुस्तान की शुरुआती वो कंपनियां जिन्होंने प्लास्टिक का काम शुरू किया था, मिल्टन प्लास्टिक, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर चरणजीव बघानी, उसका किडनैप कर दिया जाता है अबू सलीम के कहने पे, उसके गैंग के वक्त। उसमें सुभाष सिंह ठाकुर और गिरकापट्टी सब उनका भी नाम आया था उस जमाने में, और उसे 25 करोड़ रुपया रैंसम मनी मांगी गई। कहते हैं कि अल्टीमेटली फैसला हुआ 5 करोड़ पे, और वो 5 करोड़ रुपया रैंसम मनी जो फिरौती मिली वहाँ से, वो इसी रफीक डब्बा वाला ने कलेक्ट करके अपने आका अबू सलीम तक पहुँचाई थी। अब देखिए कितना बड़ा रिस्की काम है। एक आदमी जिसका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं, उसने सिर्फ वो पैसा एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डिलीवर करना है, अमाउंट कितना भी, अब कैसे किया होगा ये खुदा जाने, लेकिन उसने कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले ढूंढने लगे कि वो शख्स है कौन जो इतना बड़ा अमाउंट लेके निकल गया और किसी को पता नहीं चला। तो फिर
उसकी छानबीन होती शुरू हुई और उसमें नाम आया एक मुंबई ब्रांच के क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर संजय शिंदे। उसके बाद भी कई बार उस ऑफिसर का डिफरेंट केसेस में नाम आया। पता चला कि इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं संजय शिंदे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर का कोई ना कोई रोल जरूर है। और उसके साथ ही सुनील गायकवाड़ नाम का आदमी पकड़ा जाता है शक के चक्कर में। और उसकी जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि जो शख्स जिसको आप हरीश ठाकुर समझते फिर रहे हो वही असल में रफीक डब्बा वाला है। तो पुलिस को इसकी असली आइडेंटिटी पता चलती है, इसको ढूंढने की कवायद शुरू होती है। तो ये संजय शिंदे उसका इस किडनैपिंग में रोल सामने आया। उसकी ट्रांसफ़र की गई, इंक्वायरी की गई, सस्पेंड हुआ। शिवानंदन तभी एडिशनल सीपी थे। परमवीर सिंह जो बाद में पुलिस कमिश्नर बने वो डीसीपी थे और साथ में प्रदीप शर्मा एक और प्रदीप सावंत एक और ऑफिसर क्राइम ब्रांच में थे। तो ये सब मिल के परेशान हो गए कि इस आदमी को ढूंढे तो कैसे ढूंढे। और जब ये नाम सामने आया रफीक डब्बा वाला, तो जब डिफरेंट केसेस की छानबीन की गई पता चला कि डिफरेंट नाम जो उसने रख रखे थे, ये तो हरीश ठाकुर तो एक नाम था और कई नाम रखे थे उसने। तो पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर अंदर ही 26 केस उसके ऊपर रजिस्टर थे, इंक्लूडिंग मर्डर। एक सेंटा क्रूज में एक जॉन नाम के आदमी का मर्डर हुआ था कालियानथनी के समय पे, वो भी इस आदमी ने किया था। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी के केसेस भी हैं, किडनैपिंग तो वही केस हमने आपको बताया मिल्टन का, उसमें इसका नाम आया। तो इस तरीके से टोटल 26 केसेस में इस रफीक डब्बा वाला की शमूलियत पाई गई। और आखिर जब हम आपको कई बार सुना चुके हैं 2001-2002 में जब शिवानंदन पुलिस कमिश्नर थे और परमवीर सिंह जॉइंट कमिश्नर क्राइम और प्रदीप सावंत डीसीपी क्राइम, तो एक टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाती थी मुंबई में, टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स, और फिर उनको एलिमिनेट करने का प्लान बनाया जाता था, जिनमें बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे थे जिन्होंने कभी हाथ में बंदूक उठा के नहीं देखी थी, लेकिन रिकॉर्ड में शो कर दिया जाता था कि ये उस केस में भी इन्वॉल्व था, उसमें भी था, उसमें भी था। तो दोस्तों ये एक बहुत डीप चाल थी, अपने आप को बड़ा बनाना, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर के सामने ये बताना कि देखिए हम कितना बड़ा काम करते हैं। तो टॉप 10 में असल में खूंखार क्रिमिनल तो 2-3 ही होते थे, बाकी 6-7 वो हुआ करते थे जिनका कोई बहुत बड़ा रोल क्राइम की दुनिया में नहीं होता था। उनको खाली जो हर केस में, हर पुलिस स्टेशन कुछ केसेस में खाली लाइन छोड़ती है कि कल को कोई दूसरा एक्यूज पकड़ा गया उसका नाम लिख देंगे, वो लिख के खाना पूरी किया जाती थी। तो उन खाना पूरी करके बहुत से लोगों को टॉप 10 में लाया गया और उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया और सब लोगों को लंबे चौड़े इनाम, प्रमोशन, सर्टिफिकेट और बड़े अफसरों की गुड बुक्स में आने का मौका दिया गया। तो ये टॉप 10 भी अपने आप में एक बहुत फ्रॉड 10 लिस्ट गिनी जाती थी, जो उन्हीं 3-4 साल में बहुत उभर के सामने आई। और उसके बाद जब दूसरे पुलिस कमिश्नर आए तो उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया था कि टॉप 10 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एवरी क्रिमिनल इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज एनीबॉडी एल्स। तो ये दोस्तों कहानी थी रफीक डब्बा वाला की। उसको भी उसी टॉप 10 में लाया गया ए मिल्टन के केस के बाद, क्योंकि वीआईपी केस था, बड़े लोग इन्वॉल्व थे, 5 करोड़ की लेन देन हो गया, पुलिस की नाक कट रही थी। तो रफीक डब्बा वाला का नाम भी टॉप 10 में लगा दिया गया और अपने
इंस्पेक्टर्स को, जो सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बोल दिया गया कि लगा दो ठिकाने, और एक दिन वही हुआ जो हमेशा होता है। रफ़ीक डब्बावाला को इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, दया नायक और उनकी पूरी टीम ने खलास, खेल ख़त्म, उनका एनकाउंटर कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी रफ़ीक डब्बावाला की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।